रखते हुए प्रकाश डालने का कष्ट करें। बोल 85। इस साइड से आवाज नहीं आती महिलाओं की तरफ से। बोल 85। तो यहाँ से खत्म हो गया आवाज, यहाँ से यहाँ से खत्म। दोनों के साइड से आना चाहिए, बराबर का आवाज आना चाहिए। बोल 85। हाँ, ये सही बात कही आप लोगों ने, धन्यवाद। सबसे पहले बुद्ध की धरती को नमन करते हुए सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय मूल निवासी साथियों। आज रोज राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का, भारत मुक्ति मोर्चा का जाहिर समर्थन एवं विशाल जनसभा पटना में होने जा रही है। आज यहाँ पर 4 विषय हैं। वोट का अधिकार केवल वोट का अधिकार नहीं है, बल्कि ये भारतीय प्रजा को संविधान ने दिया हुआ विचार अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ईवीएम मशीन से उसे अधिकार को हनन होता है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला। दूसरा है ओबीसी की जाति आधारित गिनती का विरोध, आरएसएस एवं बीजेपी के ब्राह्मण राज थोपने के लिए है। तीसरा विषय है ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के बीच एकता कायम किए बगैर उसके किसी भी समस्या का समाधान संभव नहीं है। एवं चौथा है कॉमन सिविल कोड, संविधान विरोधी है एक चर्चा। यह विषय बहुत ही गंभीर विषय है और इस पे हम लोग और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर विषय पर चर्चा करेंगे। जो मुझे आप सभी लोग यहाँ पर सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो मैं एक बात कहकर अपनी वाणी को शुरुआत करती हूँ कि मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि जो लोग पानी से नहाते हैं, जो लोग पानी से नहाते हैं वो सिर्फ कपड़े बदलते हैं। जो लोग पानी से नहाते हैं वो सिर्फ कपड़े बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इतिहास में अपना नाम का लिखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों तथा बहनों, विषय बहुत सारे गंभीर है और विषय के साथ साथ मैं माननीय बाबा साहब आम्बेडकर को आज के दिन याद करना चाहूंगी, जिनके कारण हम लोग यहाँ पर है। आज जो भी परिस्थिति में है हम लोग, आज बाबा साहब आम्बेडकर के कारण ही यहाँ पर हैं। उनके त्याग बलिदान के कारण हम लोग यहाँ पर है। उन्होंने अपने 4 बच्चों का बलिदान दे दिया, उनकी प्यारी सुंदर पत्नी का भी बलिदान देकर हमको दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया, संविधान दिया। और उस संविधान के कारण ही आज हम लोग यहाँ पर है। रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला। औरों को तो मिला होगा, औरों को तो मिला होगा मुकद्दर से, मुझे तो मुकद्दर भी मिला तो तेरे संविधान से मिला। हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने 3 सूत्र दिए, 3 सूत्र। बाबा साहब आम्बेडकर ने हम लोगों को 3 सूत्र दिए थे। एक सूत्र है गंदे व्यवसाय पेशे को छोड़ दो। गंदा जो काम करते हो, मतलब हमारे लोग टट्टी उठाते हैं, किसी ने टॉयलेट किया, भंगी जो समाज है, वाल्मीकि समाज जो लोग हैं वो क्या करते हैं, गंदगी उठाते हैं, मरा हुआ जानवर चमार लोग उठाते हैं, और वो मरा हुआ गंदगी है उसको उठाने का काम क्या करते हैं, हमारे लोग करते थे। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या पहला सूत्र दिया, गंदा काम करना छोड़ दो। दूसरा सूत्र दिया, मरे हुए जानवरों का मांस खाना छोड़ दो, मरे हुए जानवरों का मांस खाना छोड़
छोड़ दो। और तीसरा, अपने अंदर जो हीन भावना है, अछूतपन है, अपने आप को नीच अछूत समझते हो, वो अछूत भावना छोड़ दो। अपने अंदर मान सम्मान की भावना प्रकट करो, पैदा करो। ये 3 सूत्र दिए। अब आप लोग कहते हैं हम मरे हुए जानवर की बात क्यों कर रहे हो? तो हमारे लोगों के अंदर इतनी नीच भावना थी, इतनी हीन भावना थी कि वो लोग झुककर अपना जीवन गुजारते थे। सर उठाकर जीने की उनकी बात ही कहाँ थी। वो सर कब उठाते थे? जब गांव के अंदर, गांव के पीछे जहां पर आप लोग गोबर डालते हो, गंदगी डालते हो ना, गांव में आप लोग जाते हो, गांव के लोग जो रहने वाले हैं उनको मालूम होगा। उकेड़ा बोलते हैं, आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं? हाँ, जहां पर गंदगी डाली जाती है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? कूड़ादान, कूड़ादान बोलते हैं ना। तो हमारे लोग ऊपर कब देखते थे मालूम है? जब गीद, चील, कौवे आसमान में उड़ते थे, तब हमारे लोग ऊपर देखते थे। क्यों देखते थे? कि कहीं कूड़ादान के अंदर कोई किसी का मरा हुआ जानवर तो फेंक के नहीं गया। हमारे पुरखे ऊपर कब देखते थे कि कहीं मरा हुआ जानवर तो नहीं पड़ा है। अब जब मरा हुआ जानवर कहीं पड़ा है तो चील, कौवे, वहां पर गीद इकट्ठा होते थे, नीचे जानवर है इसीलिए। तो हमारे लोग भी चाकू लेकर जाते थे और चाकू लेकर वो जानवर जहां मरा हुआ है उसको काटते थे। मरा हुआ जानवर काटते थे और जब काटते काटते वो भी काटता था, साथ में जानवर भी, कुत्ता भी काटता होता है। तो जब हमारा भाई, हमारे पुरखे वो जानवर को जब काटता होता था तो कुत्ते के हिस्से के साइड में चला जाता था, कुत्ता भी उसको भौंकता था, भाव कि मेरे हिस्से के साइड में क्यों आ गया। मालूम है ना आप लोगों को? इतिहास वो नहीं है जो तुम लोगों ने पढ़ा है। इतिहास वो नहीं है जो हम लोगों ने पढ़ा है, तुमने पढ़ा है। इतिहास वो है जो हमारे पुरखों ने सहा है। इतिहास वो है जो हमारे पुरखों ने सहा है। तो बाबा साहब आंबेडकर ने कहा, मरे हुए जानवर का मांस खाना छोड़ दो, सम्मान से जीना शुरू करो, मेरी लिखी हुई किताबों को पढ़ो, मेरी लिखी हुई किताब को पढ़ो, मेरा संविधान पढ़ो। एक बार आप लोग मेरी लिखी हुई किताब को पढ़ोगे, अगर एक बार मेरी लिखी हुई किताब को सर झुकाकर पढ़ोगे तो मैं जिंदगी में कहीं पर भी सर झुकाने नहीं दूंगा। हमारे लोगों को इतनी बड़ी ताकत बाबा साहब आंबेडकर ने दिया। इतनी बड़ी ताकत हमको देने के बावजूद भी हम लोग भटके हुए हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, किसी ना किसी के तलवे चाटते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इकट्ठा हुई भीड़ है वो मेश्राम साहब के नेतृत्व की कैडर बेस भीड़ है। ये एरी गेरी नत्थू खेरी भीड़ नहीं है यहाँ पर। और ये जो भीड़ आई है उसको पैसे देकर नहीं बुलवाया है यहाँ पर, वो खुद अपने स्वयं के पैसे खर्च करके यहाँ पर आई हुई भीड़ है। ये सम्मान हमारे मेश्राम साहब ने भी हमारे लोगों में दिया, जागरूक किया। भाइयों तथा बहनों, आप लोग अभी वोट का समय है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, आप लोग वोट दोगे ना किसी पार्टी को, हाँ? तो वोट देने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप जिसको वोट देना जाओगे, जिन ब्राह्मणों को, जिनको आप लोग वोट देकर सत्ता पर बिठाते हो,
उनको वोट देने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूं, वो तुम्हारा छुआ हुआ पानी भी नहीं पीते। जो लोग तुम्हारा छुआ हुआ पानी तक नहीं पीते, वो क्या संसद में जाकर तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे? कभी नहीं लड़ेंगे। इसीलिए अभी सबक सिखाने का समय आ गया है। मोदी क्या बोलता है? मोदी क्या बोलता है? अभी थोड़े दिन पहले उसको ऐसे पढ़कर नहीं आता है। उसकी डिग्री झूठी है, उसने कभी स्कूल गया नहीं है। वो तोता है, तोता, रटा हुआ तोता बोलते हैं ना उसको, रटा हुआ। एक बार रट लिया फिर बोलता रहता तोता, वैसा तोता है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ? उसको बोलने की भी तमीज नहीं है। वो जब पढ़ता है तो क्या, किस पे पढ़ता है मालूम है? टेलीप्रॉम्प्टर बोलते हैं उसको। यहाँ सामने टीवी लगा होता है, उसमें पढ़ पढ़ कर बोलता है। तो जब पढ़ पढ़ कर बोलता है तो उसको मालूम नहीं पड़ता है कि वो सामने वाले ने सही लिखा है या गलत लिखा है। तो वो जब बोला तो उसने क्या बोला? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह पर क्या बोला? बेटी पटाओ। देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ को क्या मालूम क्या लिखा हुआ है, क्या बोलना चाहिए? वो क्या बोलता है? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। तभी जब वो बोला था तभी मैंने आवाज उठाई थी और कहा था कि ऐसा प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए, तुरंत इस्तीफा दो, जो हमारी महिलाओं को ऐसा कहता है। और अभी थोड़े दिन पहले ही उसने एक बोला, मेरे लिए हर माँ शक्ति का रूप है। मोदी क्या बोलता है? मेरे लिए हर माँ शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। मैं इन शक्ति स्वरूपा माता और बहनों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। अरे मोदी जी, बेटी ही तुम्हारे लिए है तो क्या जसोदा बहन किसी और की बेटी है क्या? वो भी तो भारत की ही बेटी है ना किसी की बेटी है, तो उसके लिए क्या? मोदी क्या बोलता है? मैं महिलाओं के लिए, बेटी के लिए मैं जान की बाजी लगा दूंगा। तो क्या जसोदा बहन किसी की बेटी नहीं है? किसी की माँ नहीं है? हाँ, बहन नहीं है? वो किसी की बेटी के लिए बोलता है। पहलवान बेटियां जो जंतर मंतर पे इतने महीनों से अपने अधिकार के लिए लड़ रही है, वो क्या पहलवान बेटियां शक्ति स्वरूपा नहीं है? मणिपुर की घटना में हमारी महिलाओं को नग्न दौड़ाया गया और उनकी इज्जत को बेआबरू कर दिया। पूरे देश के अंदर, हमारे देश का, पूरे विश्व के अंदर हमारे देश का नाम बदनाम मोदी ने कर दिया। तो क्या मणिपुर की महिलाएं स्वरूपा नहीं है शक्ति का? मनीषा वाल्मीकि हाथरस की घटना जब हुई, उस बच्ची के साथ में गैंगरेप हुआ। गैंगरेप होने के बाद उस बच्ची की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ दी और लाश भी उनके माँ बाप को नहीं दिया और रात के अंधेरे में जाकर उस बच्ची की लाश जला दी। लाश को क्यों जला दिया रात को? आजकल ये ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं? किसी लड़की के साथ में बलात्कार करते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं और सामूहिक बलात्कार करने के बाद वो बच्ची को मार डालते हैं। क्यों मार डालते हैं? उनको मालूम है इस देश का इतिहास, इस महिलाओं के अंदर भी वीरांगना पैदा हो सकती है। जब एक महिला का इतिहास है, उस महिला का नाम था फूलन देवी। उस फूलन देवी का इतिहास इन ब्राह्मणों को मालूम है, इन आरएसएस के लोगों को मालूम है कि उस बच्ची के साथ में गैंगरेप करने के बाद उस बच्ची को जिंदा छोड़ दिया था। जब उस बच्ची ने अपने साथ में हुए अन्याय के खिलाफ में जब बड़ी हुई, तब उस लड़की ने 20 लोगों को एक ही कतार में खड़ा कर दिया और एक ही कतार में खड़ा करके 20 आरोपियों को भून डाला था। इसीलिए इन लोगों को मालूम है कि कहीं बलात्कार करी हुई लड़की को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो कहीं दूसरी फूलन देवी पैदा ना हो जाए इनमें से। अगर फूलन देवी पैदा हो गई तो हम लोगों की खैर रहने वाली नहीं है। इसीलिए वो बच्चियों को मार डालते हैं। मोदी और योगी और नीतीश बाबू सभी लोग क्या बोलते हैं? गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, मोदी उसको खाता है। अगर गाय उसकी माँ है तो बैल उसका कौन हुआ? बाप नहीं हुआ?
तो बैल को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, बैलों को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। और बैलों को छोड़ने के बाद क्या होता है, हमारे किसानों की फसल खराब कर देते हैं। जब बहुजन मुक्ति पार्टी की संपूर्ण हमारी सत्ता आई, उस दिन में आरएसएस, बीजेपी जो विपक्ष में होगी, उस सभी के नेताओं के घर में सांडों का काफिला उनके बेडरूम तक भेज दूंगी। तब मालूम पड़ेगा जब सांड उनके घर पे जाएगा कि माँ उनकी कौन होती है, गाय उनकी माँ है कि सांड उनका बाप है, उनको मालूम पड़ेगा। मोदी गाय को माँ कहता है और बीफ कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा हजम कर गया मोदी। इतना बड़ा काम मोदी के राज में हो रहा है। आप लोगों को मोदी से सावधान होना पड़ेगा। और ये बिहार की जनता, भोली भाली जनता, इनको मैं कहना चाहती हूँ, ये नीतीश बाबू से और घास के घोटाला करने वालों से सावधान हो जाइए। घास का घोटाला करने वाले, चारा हजम करने वालों लोगों से आपको सावधान होना होगा। ये लोग आप लोगों के साथ में कोई न्याय करने वाले लोग नहीं हैं। साथियों, शांति बरकरार रखिए। ये लोग आपके साथ में न्याय करने वाले लोग नहीं है। मेश्राम साहब ने संगठन बना दिया है और संगठन बनाने के बाद जन निर्माण कर दिया है। और जन निर्माण मतलब आप लोग इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए हो नहीं यहाँ पर, ये जन निर्माण है। इस जन निर्माण से मेश्राम साहब ने जन आंदोलन कर दिया। जन आंदोलन कब किया था? 6 अक्टूबर 2022 नागपुर के अंदर महामोर्चा लेकर जब मेश्राम साहब गए थे लाखों का, तब मोहन भागवत को भी वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। ये जन आंदोलन निर्माण किए हुए लोग आप लोग हैं। 31 जनवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर यही लाखों की भीड़ ने मोदी को झुकने पर मजबूर कर दिया था। यही लोग थे, यही जन आंदोलन करने वाले लोग थे। और यही जन आंदोलन करने वाले लोगों को मैं कहना चाहती हूं, आपके वोट का महत्व जानिए, आपके वोट का महत्व जानिए। सिर्फ वोट देना बटन दबाने तक की सीमित नहीं है। बटन दबाना, ईवीएम में बटन दबाकर घर पर आ जाना, ये आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार राजा बनाने का है। राजा बनने का अधिकार आपका है, राजा बनने का अधिकार है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ईवीएम में जाते हैं, ईवीएम में जाकर बटन दबाकर वापस आ जाते हैं। ईवीएम में जाने के बाद जो स्ट्रांग रूम है वहां पर जब आप जाओ तो पहले रुकना। जब वोट डालने जाओ ना तो आपको थोड़ी देर रुकने का, और रुकने के बाद आपने जिसको भी वोट दिया है, आपने किसी खटिया को वोट दिया है, तो आपको देखने का मैंने जिस खटिया को वोट दिया है क्या मेरा उस प्रत्याशी को वोट गया कि नहीं गया, वो देखने का। जैसे ही आप बटन दबाओगे तो बीप की आवाज आएगी। किसकी आवाज आएगी? बीप बीप करके आवाज आएगा। आपको रुकने का, थोड़ी देर रुकने का। बाहर बैठा हुआ अधिकारी क्या बोलेगा? अरे चलो चलो निकलो बाहर। क्या बोलेगा? निकलो, हो गया तुम्हारा वोट। तो आप लोग को बोलेगा, ए भाई रुकिए, अभी मेरा वोट का काम पूरा नहीं हुआ है। वहां पर पड़ा हुआ वीवीपीएटी मशीन, उसके अंदर स्क्रीन पर आपको खटिए का निशान दिखाई देगा। खटिए का निशान दिखाई देगा। जब खटिया का निशान दिखे उसके बाद ही आपको बाहर निकलना है, उससे पहले निकलने का नहीं। अगर मान लीजिए अगर खटिए का निशान नहीं दिखता है, अगर खटिए का निशान नहीं दिखता है तो आपको जोर से आवाज देने का, ईवीएम चोर है। क्या बोलेगा? ये ईवीएम खराब है, ये ईवीएम चोर है, ये ईवीएम इसको बंद करो। जब मेश्राम साहब आपको आह्वान करेंगे तो आपको क्या करना है? उस ईवीएम को ऐसे लेना है और पटक देना है।
मेश्राम साहब की राह देखना, लेकिन तुरंत जाकर तोड़ मत देना। हाँ, तोड़ मत देना। तोड़ना तो है ही। मुझे कई लोगों ने कहा मैडम मेश्राम साहब अगर नहीं कहेंगे तो ईवीएम तोड़ने के लिए, तो मैंने बोला नहीं तोड़ना है, तो बोले नहीं हम तो ईवीएम तोड़ देंगे। हमारे लोगों को इस बार क्या है, हम लोग इस बार ईवीएम को मेश्राम साहब कहे या ना कहे फिर भी हम ईवीएम तोड़ देंगे। अगर आप लोगों को ईवीएम तोड़ना ही है तो आप लोग तोड़ सकते हो, लेकिन मेश्राम साहब जब तक ना कहे तब तक आप ईवीएम को छूना मत। बस बटन दबाते वक्त ही छूना, बाकी ईवीएम को छूना नहीं है। जो ईवीएम है वो ईवीएम का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ईवीएम का बहुत बड़ा मुद्दा है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोगों ने 2016 में बहुजन मुक्ति पार्टी ने पूरे देश में ईवीएम की अर्थी निकाली थी कि नहीं निकाली थी? वो अर्थी अभी तक कब्रिस्तान नहीं पहुंचा। वो अर्थी कब्रिस्तान में नहीं पहुंची है। ये 2024 में अगर चुनाव आयोग अगर संज्ञान नहीं लेता है तो निशा मेश्राम साहब के आह्वान पर सबसे पहले ईवीएम मैं खुद तोड़ूंगी और ईवीएम को कब्रिस्तान में दफन कर दूंगी। ईवीएम को कब्रिस्तान में दफन करूंगी कि बाद कभी वापस वो निकल कर आए नहीं, और हमारे अधिकार जो ईवीएम से छीने जा रहे हैं उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को कहना चाहती हूं, ये जो बिहार है, ये बिहार जो आपका बिहार राज्य जो है वो भारत का मगध है। मगध जो है इतिहास में अशोका के काल से नाम प्रचलित है। इतना बड़ा नाम मगध राज्य, जहां पर सभी लोग सुख संपन्न थे। बाहर से लोग यहां पर पढ़ने के लिए आते थे। नालंदा में विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यहां पर थी। यहां के लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन आज परिस्थिति इतनी बेहाल हो गई है कि बिहार के बच्चों को पलायन करना पड़ता है, और पलायन करके गुजरात, राजस्थान, बॉम्बे, अलग अलग राज्यों में कमाई के लिए जाना पड़ता है। यहाँ के बच्चे किस परिस्थिति में वहां पर अपना गुजारा करते हैं आप लोगों को मालूम नहीं है। इतनी भारी संख्या में हमारे बिहार के बच्चों ने पलायन किया, आप लोगों को मालूम नहीं था। मालूम कब पड़ा? जब कोरोना हुआ। कोरोना के वक्त याद है कि नहीं? भूल गए हो? कोरोना को भूल तो नहीं गए? कोरोना को याद रखना, भूलना मत। वो काले दिन को याद रखना जब गुजरात से, बॉम्बे से, दिल्ली से, अलग अलग प्रदेशों से हमारे बच्चे बिहार में आ रहे थे तो उनके लिए गाड़ियों की व्यवस्था नहीं थी। पैदल चलकर वो लोग यहाँ पर आए थे बिहार में। कई बच्चे ट्रेनों के नीचे कटकर मर गए थे महाराष्ट्र के अंदर। याद है कि नहीं? भूल गए? अगर भूल गए हो तो याद दिलाती हूं। अरे कुछ बच्चों को तो मरे हुए कुत्ते को भी खाना पड़ा था, भूख से मर गए बच्चे। कुत्ता जानवर मर गया था, उसको खाना पड़ा था। याद रखना ये कोरोना का दिन। जिसको वोट देने जाओ उस नीतीश बाबू की सरकार को याद रखना कि तुम्हारे बच्चों के साथ में क्या हुआ था। याद रखना, अगर आप लोग, समस्या आपकी है और समाधान आप लोग बीजेपी से ढूंढ रहे हो तो समाधान मिलने वाला नहीं है। समस्या आपकी है, समाधान कौन करेगा? समस्या आपकी है, समाधान कौन करेगा? तो आपको करना है तो आपको बहुजन मुक्ति पार्टी को चुनकर लाना होगा। बहुजन मुक्ति पार्टी को चुनकर, आपकी पार्टी आपके लिए बनी हुई पार्टी है। ये पार्टी जब आएगी आपका ही नेता होगा, आपका ही राजा होगा, आपका
शाही राजा जब होगा, महाराजा जब होगा, मतलब सीएम पीएम होगा, तो कोई समस्या रहने वाली नहीं है। जो शासन में होता है उसकी कोई समस्या नहीं होती, जो शासन में नहीं होता है उसकी समस्या होती है। तो जो आप शासन में आ जाओगे तो जिसका होगा राजा, उसकी प्रजा होगी ताजा, खुशहाल, समृद्ध। आप लोग होगा। आप लोगों को, आपकी पार्टी को मजबूत करने के लिए आपके अंदर से कैंडिडेट हमको देना होगा, आपके अंदर से ही कैंडिडेट देना होगा। मैं कोई रानी महारानी पीएम सीएम बनने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, मैं आपके अंदर से ही सीएम पीएम बनाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। आपको ही सीएम पीएम बनना होगा। इसीलिए आप लोगों को आपके वोट का अधिकार समझना होगा। आप लोग कहते हैं, क्या बोलते, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। अरे संविधान तो खतरे में है ही, उससे पहले आपका वोट खतरे में है। वोट को बचाओ। जब तक आपका वोट नहीं बचेगा, संविधान को बचाना मुश्किल है। सबसे पहले आप अपना वोट बचाओगे और वोट बचाकर आने वाली पीढ़ी को बचाओगे। और आप सभी को कहना चाहती हूँ, काशीराम साहब ने कहा था, एक वोट दो और एक नोट दो, लेकिन महंगाई बढ़ गई है। मैं निशा मेश्राम आपको कहती हूं, एक वोट 10 का नोट दो, एक वोट और 10 का नोट दो। थोड़े समय में जिस दिन हमारी सत्ता आई तो हम आपके अंदर से ही अदानी और अंबानी पैदा कर देंगे। आप में से ही अदानी और अंबानी पैदा करेंगे। भाइयों तथा बहनों, हमें अभी बहुत सारी बातें सुननी है। हमारे अध्यक्ष अभी तक आए नहीं हैं, हम उनकी ही राह देख रहे हैं। आप लोगों को इतना ही कहना चाहती हूँ कि बहुजन मुक्ति पार्टी को आप लोग आने वाले समय पर चुनकर लाओगे। समस्या हमारी है, महिला सुरक्षित नहीं है, पुरुष सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित नहीं है, पूरा देश सुरक्षित नहीं है। इन ब्राह्मण आरएसएस के लोगों से हमें अपना देश बचाना होगा। एक स्लोगन देकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। रोजी रोटी दे न सके जो, रोजी रोटी दे न सके जो, शिक्षा रोजगार दे न सके जो, सड़क सुरक्षा दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। अगर सरकार को बदलना है तो कौन सी सरकार लाना है, कौन सी सरकार लाना है? जरा दम लगा के बोलो तो मुझे भी जरा होश आए, प्रसन्नता। अगर कोई सरकार, अगर वो किसी सरकार को अगर बदलना चाहते हो तो कौन सी सरकार लाना चाहते हो? बहुजन मुक्ति पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना और बोलने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। आयोजकों का भी धन्यवाद करती हूं कि आप लोगों ने मुझे बोलने का समय दिया। विलास करात, प्रोफेसर मायाशंकर और बहुजन मुक्ति पार्टी के हमारी आने वाली पीढ़ी के, हमारे आने वाले समय के हमारे सीएम साहब अमित अंबेडकर जी और विद्या मैडम, और हमारे आने वाले समय के इसी राज्य के या तो इसी प्रदेश के आने वाले पीढ़ी के पीएम यहाँ से ही शायद निकले, ऐसी मैं आशा करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, अनुशासन के साथ आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। साथियों, आज जिस स्थिति और परिस्थिति में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये एक लड़ाई है। शासक जाति के लोग
बिहार में गुंडा राज को लागू कर चुके हैं और इस गुंडा राज को चुनौती देने का कार्य आप लोग कर रहे हैं। बेगूसराय में हमारे कार्यकर्ताओं को घर के अंदर और कार्यालय में सवेरे 3:30 बजे डिटेन किया गया था और उस समय माननीय मेश्राम साहब ने नीतीश सरकार के खिलाफ, बिहार सरकार के खिलाफ बिहार बंद भी करवाया था। तो इससे पता चलता है कि बिहार की जो सरकार है वो आप लोगों से डर रही है, आप लोगों के जागृति से डर रही है। और जो हमारा निर्धारित कार्यक्रम था, जो हमारा निर्धारित कार्यक्रम था, जिस स्थान पर था, वो जगह हमको ऊपर से आदेश देकर रद्द करवाया गया। तो हमने परसों ही उस कार्यक्रम को यहाँ पर शिफ्ट किया गया, क्योंकि वो लोग हमारी बात को बोलने नहीं देना चाहते हैं। कार्यक्रम तो ढेर सारे हो रहे हैं, बिहार में हो रहे, ऑल इंडिया में हो रहे, मगर वो हमारी बात को रोकना चाहते हैं। और वो बात क्या है? वो बात है ईवीएम घोटाला। भारत में सबसे बड़ा अगर कोई घोटाला किया गया या घोटाला किया जा सकता है वो ईवीएम घोटाला है। 2009 में सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बात ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में लाई, नोटिस में लाई। और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के केस पर फैसला सुनाया कि ईवीएम मशीन से पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। तो उसके धारा नंबर 26 में सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। वोट क्या है? तो वोट एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वोट क्या है? आप किसी को वोट दे रहे हो, यानी क्या कर रहे हो? आप अपनी विचार की अभिव्यक्ति कर रहे हो। तो आपके विचार की अभिव्यक्ति की जो आजादी है, वो आजादी छीनने का काम ये ईवीएम मशीन कर रहा है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। मगर जिस जज ने फैसला सुनाया उस जज का नाम है जस्टिस सदाशिवम। वो भारत का पहला ऐसा जज है जिसने ईवीएम को लेकर बहुत बड़ा फैसला सुनाया। मगर उस फैसले में उन्होंने कहा कि ईवीएम मशीन के साथ साथ पर्ची निकलने वाली मशीन जोड़ी जानी चाहिए। 2013 में फैसला सुनाने वाला जज का मुंह बंद करने के लिए जजमेंट के बाद उस जज को केरला राज्य का गवर्नर चुना गया। यानी कितना बड़ा खेल खेला गया। 2014 में जो चुनाव हुए, आम चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें वीवीपीएटी लगाना चाहिए था, मगर वीवीपीएटी नहीं लगा। कितना लगाया? केवल आधे % से भी कम लगाया। 0.31 यानी 0.31% ही वीवीपीएटी लगाया। यानी 2014 का चुनाव ईवीएम घोटाले से किया। 2019 का जो चुनाव हुआ, 2019 का जो चुनाव हुआ, वो चुनाव भी ईवीएम घोटाले से किया गया। और घोटाला कितना किया गया? तो 373 लोकसभा के सीट में से 220 लोकसभा के सीटों पर जो वोट डाला गया
जो पोल्ड वोट डाला गया, जितनी तादाद में डाला गया, उसका आंकड़ा चुनाव आयोग ने घोषित किया। यानी जब वोट डाला जाता है कौन से लोकसभा पर कितना प्रतिशत वोट डाला गया, ये चुनाव आयोग ने घोषित किया। मगर जब वोट की गिनती की गई तो 220 ऐसी लोकसभा के सीट पे जितना वोट डाला गया था उससे ज्यादा वोट निकला, और 153 ऐसी लोकसभा की सीट थी जितना वोट डाला गया उतना वोट उसके अंदर नहीं निकला, उससे कम निकल गया। तो 2019 का चुनाव 100% ईवीएम घोटाला करके जीता गया। मगर प्रचार क्या किया गया? मोदी लहर। प्रचार क्या किया गया? मोदी का करिश्मा। मोदी का जो सीट है वाराणसी सीट, नरेंद्र मोदी तो यूपी बिहार के नहीं है, वो तो गुजरात के। मगर ब्राह्मणों ने इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि नरेंद्र मोदी को वाराणसी से चुनाव के लिए खड़ा किया, और 2019 में स्वयं नरेंद्र मोदी के सीट पर 1,87,000 वोट ज्यादा निकला। कुल 11 लाख वोट थे, 12,87,000 वोट की गिनती की गई। तो ये अपने आप घोटाला है, ये इस बात का सबूत है। अभी 2023 में उत्तर प्रदेश में मेयर के चुनाव थे। वहां पर समाजवादी पार्टी की एक कैंडिडेट थी जिसका नाम है काजल निषाद। निषाद ये उत्तर प्रदेश बिहार में है। तो समाजवादी पार्टी की उस महिला ने रोकर कहा, क्या कहा? ये बात नेशनल मीडिया ने नहीं दिखाया, सोशल मीडिया से जानकारी लीक हो गई। वो महिला रोकर कहने लगी कि मैं जिस सीट पर हारी हूं मुझे हारने का गम नहीं है, मगर जिस सीट पर वोट डाले गए वोट की संख्या 3.5 लाख है, मगर जिस कैंडिडेट को जितवाया गया या जीता हुआ घोषित किया गया वो भाजपा का कैंडिडेट है, मगर वोटर की संख्या 3.5 लाख थी। मगर ईवीएम मशीन ने गिनती करके बताया 5 लाख वोट निकले। यानी कैंडिडेट को वोट मिलना चाहिए था 3.5 तो 3.5 लाख, मगर गिनती में वोट कितना निकला? 5 लाख। तो ये खुल्लम खुल्ला ईवीएम घोटाला है। एक उदाहरण है, सहारनपुर में कारपोरेट का चुनाव चल रहा था 2017 का। तो वहां एक मुस्लिम महिला को मुस्लिम लोगों ने चंदा इकट्ठा करके चुनाव के लिए खड़ा किया। मीडिया वालों ने दिखाया कि समाज के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि है, लोग उसको समर्थन दे रहे थे। मगर जब रिजल्ट आया तो महिला हारी हुई घोषित की गई। जब उस महिला को पूछा, मोहतरमा अब आपको कैसा लग रहा है, तो उस महिला ने जवाब दिया, अरे दूसरों का छोड़ो, मेरा अपना खुद का वोट कहाँ गया? दूसरों का छोड़ दो, दूसरों ने मुझे वोट डाला या नहीं डाला इसकी मुझे चिंता नहीं है, मगर मेरा अपना खुद का वोट कहाँ गया? तो ये उदाहरण सिद्ध करते हैं कि केवल वोट डालने वाले लोगों के ही वोटों की चोरी नहीं होती, कैंडिडेट्स के भी वोटों की चोरी होती है। ये इतना बड़ा घोटाला है। चौथा उदाहरण है सोनू किन्नर। किन्नर लोगों को भी लगा कि मुझे भी चुनाव में खड़ा होना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश में एक सोनू किन्नर चुनाव में खड़ा रहा, उसको हरा हुआ घोषित कर दिया गया। तो सोनू किन्नर के अंदर का जमीर जग गया, तो उसने चुनाव अधिकारी को कहा दोबारा गिनती करो। उसने कहा दोबारा गिनती करो, तो चुनाव अधिकारी मैनेज हो गया था। उसने पुलिस को ऑर्डर दिया कि इनको डंडे से मारो। तो उम्मीदवार को लगा उम्मीदवार को भी डंडे से मारा जाएगा, तो फिर कहाँ का लोकतंत्र है? तो सोनू किन्नर ने अपने कपड़े उतार दिए
और पुलिस के सामने नंगा हो गया। तो उसके जो साथी थे किन्नर यानी इजड़े लोग, उन्होंने भी अपने कपड़े उतार दिए और पुलिस के सामने नंगे हो गए। सोशल मीडिया में वो वीडियो रिलीज हो गया। पुलिस वालों को भी शर्म आने लगा कि नंगे हो गए हमारे सामने और हम इनको मार रहे, अगर दुनिया वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो पुलिस आगे भाग रही थी और किन्नर पीछे पीछे भाग रहे थे। फिर चुनाव अधिकारी को लगा शायद अब मेरी बारी है, तो उसने वो किन्नर आने के पहले ही घोषित कर दिया कि मैं दोबारा रिकाउंटिंग करता हूं। जब दोबारा रिकाउंटिंग किया गया तो जो हरा हुआ कैंडिडेट था सोनू किन्नर, उसको जीता हुआ घोषित कर दिया गया। मैं ये उदाहरण आपको इसीलिए दे रहा हूं कि ईवीएम घोटाला होता है मगर हमारे लोग बोलते नहीं हैं। अब बोलेंगे तो कौन जीतेगा, तो वो बोलना नहीं चाहते हैं। वो सवर्ण ब्राह्मणवादी पार्टियों के दलाल बने हुए, जैसे हमारे रामलगन मांझी जी ने यहाँ के एक मांझी नेता का उदाहरण दिया जो कभी ब्राह्मणों को गाली देता था, ब्राह्मणों के पैर छूकर उसको टिकट मिल गया। इसलिए साथियों, बिहार में जो ब्राह्मणवादी विचारधारा आपके ऊपर थोपी जा रही है, इसका जवाब है। और वो जवाब क्या है, तो माननीय वामन मेश्राम साहब ने 12 लाख से लेकर 15 लाख बूथों तक कमिटियां बनाने का जो ऐलान किया है, और वो ऐतिहासिक ऐलान चुनाव आयोग के मुख्यालय पर किया है। तो आप लोगों को गांव-गांव में ईवीएम फोड़ो बूथ कमिटियां बनानी होगी। ये संदेश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देना चाहते हैं कि बूथ फोड़ने के लिए कमिटियां बनानी होगी। और माननीय वामन मेश्राम साहब 3 दिन पहले फोड़ने का तरीका आप लोगों को बताएंगे। फोड़ना तय है। जो ईवीएम मशीन आपके बाल बच्चों को गुलाम बना रही है, भारत अब दुनिया का पहला गरीब देश बन गया है। ये बात लोगों को मालूम न हो जाए, इसलिए आरएसएस बीजेपी के लोग इसको अमृत काल कह रहे हैं। अमृत काल, भारत बन गया दुनिया में पहले नंबर का भिखारी और गरीब देश, मगर ये नारा क्या लगा रहे, अमृत काल है। बड़ा गजब का नारा है। भारत का अभ्युदय हो गया है, भारत खड्डे में चला गया है, मगर भारत का जो लोग नाम खराब कर रहे हैं, आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, आपके बच्चे महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ के राजनीति खेलने वाले लोग भाषिक आधार पर पीटते हैं। यूपी बिहार के लोगों बच्चों को वहाँ के लोग प्रांतवाद के नाम पर पीटते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसा देश है जहाँ जमीन ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है, मगर रोजगारों की कमी है। रोजगारों की कमी क्यों है? क्योंकि ये लोग जाति के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। जैसे बिहार में यादव के नाम पर राजनीति हो रही है, या उत्तर भारत में मायावती या अखिलेश के नाम पर राजनीति हो रही है। आखिरकार ये राज्य के अंदर सत्ता हासिल करते हैं, मगर केंद्र में अगर कांग्रेस की सत्ता आ जाए तो कांग्रेस के खेमे में शामिल होते हैं, या बीजेपी की सत्ता आ जाए तो बीजेपी के खेमे में शामिल होते हैं। क्योंकि इनकी विचारधारा आखिरकार मनुवाद की ही विचारधारा है। उत्तर प्रदेश और बिहार ये मौर्यों की धरती है। उत्तर प्रदेश और बिहार का इतिहास उत्तर प्रदेश और बिहार का इतिहास नहीं है, देश का इतिहास है। मगर यहाँ फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को फलने फूलने नहीं दिया जाता है। जैसे यहाँ साम्यवादी विचारधारा है, जैसे यहाँ समाजवादी विचारधारा है। अब उनको भी मालूम नहीं, उनके वर्कर्स लोगों को, कि साम्यवाद क्या है, समाजवाद क्या है। तो साम्यवाद और समाजवाद ये प्रच्छन्न ब्राह्मणवाद है। जयप्रकाश नारायण कौन थे? ब्राह्मण नहीं थे, कायस्थ थे।
मगर उन्होंने इंदिरा गांधी को चुनौती दिया, बिहार के धरती से दिया। तो जयप्रकाश नारायण इतने हीरो हो गए कि आज बिहार में जेपी के नाम से बच्चों के नाम है जयप्रकाश। जयप्रकाश जयप्रकाश कायस्थ है, मगर जयप्रकाश क्यों हीरो हो गए? तो उन्होंने एक विचारधारा लाई, और वो विचारधारा समाजवाद की विचारधारा है। और समाजवाद क्या है? तो समाजवाद की व्याख्या स्वयं गांधी ने ऐसी की, क्योंकि जयप्रकाश गांधीवादी थे, लोहिया गांधीवादी थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हारने के बाद गांधी जी ने समाजवादी पार्टी का निर्माण किया था 1934 में। आचार्य नरेंद्र देव, कृपलानी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये ओरिजिनल कांग्रेस के वर्कर थे। इनको अलग किया गया और समाजवादी पार्टी निर्माण किया गया। गांधी जी को पत्रकार ने पूछा समाजवाद का अर्थ क्या है, तो गांधी जी ने कहा वर्ण व्यवस्था का पालन करना ही समाजवाद है। तो ये जो समाजवादी विचारधारा है, ये वर्ण व्यवस्था का पालन करने वाली है। साम्यवाद, श्रीपाद अमृत डांगे कम्युनिस्ट ब्राह्मण है, 1940 में जेल गया। जेल में समय था तो उसने किताब लिखी अंग्रेजी में। उस किताब का नाम है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, यानी मार्क्स पूर्व साम्यवाद। साम्यवाद हम कहां से पढ़ते हैं? कार्ल मार्क्स पैदा हुआ, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल ग्रंथ लिखा और उसने साम्यवाद की व्याख्या की। मगर डांगे क्या कहता है? हमने मार्क्स से साम्यवाद नहीं लिया, हमने वेद से साम्यवाद लिया। अब वेद क्या कहता है? ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, पैर से शूद्र पैदा हुआ। तो बिहार और उत्तर प्रदेश का सत्यानाश की वजह फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को न स्वीकारने के कारण है। गांधीवाद, समाजवाद, आरएसएस का मनुवाद, ये उत्तर भारत को सत्यानाश करने की वजह है। अगर इसका जवाब देना है तो बहुजन मुक्ति पार्टी इसका विकल्प है, क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी ऑल इंडिया में फुले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को आधार बनाकर काम कर रही है। आप लोग बिहार में मनुवादी ताकतों को रोकने के लिए संगठित शक्ति से प्रयास करना होगा। संगठित शक्ति से ही बुनियादी परिवर्तन हुए हैं, और बुनियादी परिवर्तन करने के लिए बिहार में आप लोगों को काम करना होगा। इलेक्शन आने वाला है, मगर बीजेपी आरएसएस के लोगों ने कॉमन सिविल कोड को घोषित किया गया। कॉमन सिविल कोड का मामला मुसलमानों के अंदर डर पैदा करने के लिए, नागरिकता छीनने के लिए है। मगर डीएनए कार्ड अगर लागू हो गया तो कॉमन सिविल कोड का मामला कहाँ उड़ जाएगा? डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है, डीएनए के आधार पर कौन देशी है कौन विदेशी है तय करने का अधिकार भारतीय प्रजा के पास है। मगर भारतीय प्रजा को जगाने का, समझाने का काम करना होगा। और ईवीएम का बंदोबस्त करने के लिए माननीय मेश्राम साहब ने देशव्यापी आंदोलन का जो बिगुल बजाया है, उसका काम आपको बिहार के धरती में करना होगा। सभी जगह पर कैंडिडेट खड़े करने हैं, बूथ कमेटियां बनानी है, और बूथ कमेटियां बनाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब जब हमको ऐलान करेंगे उस दिन हमको इसका बंदोबस्त करना है। लोगों के अंदर डर होता है ईवीएम फोड़ने से फलाना कानून लगेगा। साथियों, एक आदमी ने ईवीएम फोड़ा तो अलग अलग धाराएं लगेगी, मगर 12 से 15 लाख बूथ पर एक साथ ईवीएम फोड़ा जाएगा, चुनाव रद्द होगा। अगर एक साथ ईवीएम फोड़ी जाएगी तो चुनाव रद्द करना, घोषित करना होगा। अभी एक कुरैशी नामक एक पूर्व आयुक्त है इलेक्शन कमीशन के, जब हम लोग 2017 में पोस्ट कार्ड उनके नाम पर लिख रहे तब वो मीडिया के सामने आकर कह रहे थे साहब ईवीएम पारदर्शी है। अब कुरैशी साहब रिटायर्ड हो गए, अब कुरैशी साहब का बयान आया कि मैं पूर्व आयुक्त हूं इलेक्शन कमीशन का,
ईवीएम मशीन में फ्रॉड संभव है। अब वो खुद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इसका जो कंपनी है, ईवीएम मशीन की जो कंपनियां है, इसके डायरेक्टर बीजेपी के लोग हैं। पूर्व कमिश्नर कह रहा है, पूर्व का आयुक्त कह रहा है कि ईवीएम मशीन जो कंपनियां बनाती है उसके डायरेक्टर है। अगर डायरेक्टर कंपनी के मालिक है, यानी चुनाव आयोग के मालिक है, तो मालिक के खिलाफ चुनाव का रिजल्ट आएगा। इसलिए साथियों, हमें मैदान में तैयारी करनी होगी। आम लोगों को अंदर घुसना है, लोगों तक पहुंचना है, वार्ड में कमिटियां बनानी है, गांव-गांव में जाकर कमिटियां बनानी है। और बहुजन मुक्ति पार्टी ऑल इंडिया में और खास करके बिहार में भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सभी कार्यकर्ताओं को तैयारी में रहना है। इसी सूचना के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूं। जय मूल निवासी।